आइए बच्चों देखते हैं संक्षिप्त परिचय में। इसके पहले मैंने एक डायग्राम बनाया था, ठीक है, इसको देखो। पहले हम लोग मित्रता का यह जीवन परिचय है, ठीक है, जो आपको एक बॉक्स करके पहले तो बनाना है, जो मैंने पहले बना रखा था, ठीक है। अब उसको क्या करना है, उसमें जो भी संक्षिप्त विवरण मैंने दे दिया है, अब उसके बाद ऐसे संक्षिप्त रूप में, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखना है, बहुत ही संक्षिप्त रूप में आपका एक पेज में ये आ जाएगा, ये लिया गया है। और थोड़े थोड़े जो पॉइंट हैं उसको अभी इसके बाद नोट कराएंगे। पहले इसको समझा दें हमने क्या बताया है इसमें। तो मैं इसमें बताया हूँ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था, ठीक है, उनकी उनकी शिक्षा दीक्षा क्या थी, उनके पिता का नाम क्या है, ठीक है, और उनका गांव और ज़िला क्या है। तो आइए देखते हैं। तो सर्वप्रथम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। जैसे यहाँ पे दिया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 4 अक्टूबर सन 1884 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, कहाँ पर हुआ था? अगोना गांव, बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या है? पंडित चंद्रबली शुक्ल, जो एक पेशे से सुपरवाइजर या कहें तो कानगोई थे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। आगे जानते हैं। इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्ज़ापुर ज़िले के मिशन स्कूल से की। कहाँ से की? इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्ज़ापुर ज़िले की मिशन स्कूल से की, ठीक है। यहाँ पर देखिए हाई स्कूल की परीक्षा है, यहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक है। हाई स्कूल की परीक्षा मिशन स्कूल से, मिर्ज़ापुर ज़िले के मिशन स्कूल से क्या की? उत्तीर्ण की। किसने? आचार्य राम शुक्ल जी ने। आइए आगे जानते हैं। गणित में कमज़ोर होने के कारण, ठीक है, कहीं विषय में भी पूछ सकता है, आप जो बहुविकल्पीय प्रश्न दे दे कि कौन से ऐसे कवि हैं जो गणित में कमज़ोर माने जाते हैं, ठीक है। तो कह रहे कि गणित में कमज़ोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे ना बढ़ सकी, ठीक है। गणित में कमज़ोर होने के कारण इनकी शिक्षा क्या है? आगे न बढ़ सकी। और इंटर की परीक्षा, देखिए इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला, ठीक है, कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद, ठीक है भाई, इलाहाबाद में इन्होंने क्या किया? प्रवेश लिया। किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय उनका छूट गया। जैसे इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इलाहाबाद में विश्वविद्यालय में वहाँ पे इंटर में एडमिशन कराए, तो क्या हुआ कि अंतिम वर्ष में इनकी परीक्षा क्या हो गई? छूट गई, ठीक है। और इन्होंने उसके बाद, अब तो वहाँ से फेल हो गए, उसके बाद ये आ कर के पुनः फिर से अपने ज़िले में, जहाँ मिशन स्कूल में आकर के चित्रकला के पद पर नियुक्त हो गए, अध्यापक के पद पर नियुक्त हो गए और अध्यापन का कार्य कराने लगे, ठीक है भाई। अब फिर ठीक है, उसके बाद से क्या हुआ? उसके बाद देखिए कह रहे कि इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। मिर्ज़ापुर के, उसके बाद क्या हुआ कि मिर्ज़ापुर के न्यायालय में इन्होंने क्या कर लिया? नौकरी कर लिया। किंतु वहाँ पर स्वभाव अनुकूल न होने के कारण इन्होंने क्या किया कि आकर के मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक पद पर नियुक्त हो गए और अध्यापन का कार्य कराने लगे। कुछ दिनों तक चित्रकला पद पर कार्य करते हुए, अध्यापन का कार्य कराते हुए उनका अब वहाँ से मन न लगा, तो फिर वे वाराणसी चले आए। वहाँ आकर वे क्या बन गए? हिंदी के साहित्यकार, ठीक है, हिंदी के साहित्यकार, जो वे हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ साहित्यकार बन गए। देखिए यहाँ से लिया है, किंतु स्वभाव अनुकूल न होने के कारण इन्होंने वहाँ से छोड़ दिया और मिर्ज़ापुर ज़िले के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। इतनी बात क्लियर है। आइए आगे जानते हैं। कह रहे कि उसके बाद वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक और विभाग अध्यक्ष बन गए। क्या बन गए? विभाग अध्यक्ष बन गए। कह रहे कि उसके बाद वे कहाँ पे? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, कहाँ पर है? स्थित है वाराणसी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने हिंदी के प्राध्यापक और विभाग अध्यक्ष बन गए, ठीक है। इनका निधन 2 फरवरी सन 1941 ईस्वी को हो गया। इतनी बातें क्लियर है। अब आगे जानते हैं। अब आगे जानेंगे कि वे हिंदी साहित्य के, वे कौन से साहित्य के? तो यहाँ पर देखेंगे आप
वे हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ आलोचक, निबंधकार, इतिहासकार, शैलीकार और युग परिवर्तक थे। कौन से परिवर्तक थे? युग परिवर्तक थे। एक बार और देखें, कह रहे कि हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ आलोचक, निबंधकार, साहित्यकार, इतिहासकार और युग परिवर्तक थे। ठीक है, अब आगे जानते हैं हम लोग जानते हैं शुक्ल जी ने लगभग 19 वर्षों तक, ठीक है, शुक्ल जी ने लगभग 19 वर्षों तक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का किया संपादन, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा में अनुवाद किया। ठीक है, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा में इन्होंने, देखिए यहाँ पर अंग्रेजी और बांग्ला भाषा में क्या किया? अनुवाद किया। यहाँ पर देखिए अनुवाद किया, कितने वर्षों तक? 19 वर्षों तक। ठीक है, काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका देख सकते हैं, पूछेगा कि किस पत्रिका का संपादन अंग्रेजी और बांग्ला भाषा में अनुवाद किया गया, तो कौन सा? काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका। ठीक है, और किसने किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है आपको? इतनी बातें आ रही है समझ में? आगे जानते हैं। चलिए देखते हैं बंधु, अभी तक हम लोग परिचय के बारे में समझ रहे थे। ठीक है, परिचय में अब हम लोग प्रमुख कृतियाँ जो हैं उसके विषय में जानते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला आता है निबंध। पहले निबंध के बारे में जानेंगे। तो निबंध में चिंतामणि है, चिंतामणि के 2 भाग किए हैं, और कौन कौन से हैं? तो ये है आपका विचार और ये है आपकी विधि। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद आता है हमारा इतिहासकार, उसके बाद हमारा आता है इतिहासकार, ये तो हो गया इतिहासकार। इतिहासकार में क्या है भाई? हिंदी साहित्य का इतिहास। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को जागृत किया। ठीक है, अब जानते हैं इनकी आलोचना के विषय में कि इनकी आलोचना कौन कौन है। तो इनकी आलोचना आती है, पहली आती है रश्मिमांसा, जो सबसे महत्वपूर्ण है आलोचना। उसके बाद से त्रिवेणी है। ठीक है, रश्मिमांसा और त्रिवेणी। ठीक है, ये आलोचना सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है भाई, उसके बाद सूर, तुलसी और जायसी पर अनेक प्रकार की आलोचनाएं हैं। ठीक है, अब आइए जानते हैं संपादन। ठीक है, संपादन, तो संपादन कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया गया, आइए जानते हैं। तो जायसी ग्रंथावली, कौन सी पत्रिका? जायसी ग्रंथावली ऐसी पत्रिका है। ठीक है, तुलसी ग्रंथावली, फिर भ्रमर गीत सागर, यहाँ देखें भ्रमर गीत सागर। ठीक है भाई, उसके बाद नागरी प्रचारणी पत्रिका इत्यादि का इन्होंने क्या किया? संपादन किया। और अन्य मतलब और भी एक पत्रिका है, उसका क्या है नाम? 11 वर्ष का समय। ठीक है, जो एक कहानी है। ठीक है भाई, जो एक कहानी है, 11 वर्ष का समय। ठीक है, उसके बाद दूसरी पत्रिका क्या है भाई? अभिमन्युवध। ठीक है, जो एक क्या है भाई? जो ये काव्य है। क्या है? काव्य है। अभिमन्युवध क्या है भाई? काव्य है। और अनेक प्रकार के अनुवाद किए हैं। ठीक है, अब जानते हैं इनकी भाषा शैली के बारे में। तो इनकी भाषा शैली में आती है संस्कृतनिष्ठ, परिष्कृत खड़ी बोली, उसके बाद मुहावरे आते हैं, लोकोक्तियों से युक्त आते हैं, लोकोक्तियाँ आती हैं, मुहावरे आते हैं, और प्रभावपूर्ण और व्यवहारिक, ये इनकी भाषा होती है। इनकी भाषा क्या होती है? प्रभावपूर्ण और व्यवहारिक, ये इनकी भाषा है। और शैली क्या है? तो शैली है वर्णनात्मक है, विवेचनात्मक है। ठीक है, ठीक है, व्याख्यात्मक है। ये मैं आपको संक्षिप्त वाले बॉक्स में, जो मैं बॉक्स बनाया था उसमें आपको मैं बता दिया था। तो इतनी बातें आपको क्लियर है? इतनी बातें समझ में आ गई है? चलिए अब आगे जानते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे आगे विषय में कि आगे क्या है और कैसे है। इतनी बातें सबको क्लियर है?
हेलो बच्चों, आइए जानते हैं अब हम लोग मित्रता के यह पहली आपकी गद्यांश है जिसके विषय में। ठीक है, इसमें जो भी दिया है इसमें कैसे इसका संदर्भ लिखेंगे, कैसे उसकी व्याख्या करेंगे, कैसे कैसे इसके जो नीचे दिया है प्रश्न उसके विषय में लिखेंगे। आइए जानते हैं। अभी ये हमारा गद्यांश है, यह क्या कह रहा है। ठीक है, इसके विषय में हम लोग लिखेंगे और जानेंगे और समझेंगे कि मित्रता है क्या। तो ठीक है, आइए देख बताते हैं आपको। मित्रता उसे कहा जाता है, मित्र ऐसे नहीं होने चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए, इत्यादि प्रकार की इसमें दर्शाया गया। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं। पहले कह रहा है कि सुंदर प्रतिमा, मनभावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, ये ही दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती है। पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनसे कुछ अधिक बातें होनी चाहिए। ठीक है, हमने हमने हम कहीं भी गए हैं, कहीं भी जाते हैं, ठीक है, कहीं भी जाते हैं तो हमको कोई ना कोई मिल जाता है, उसकी बातें अच्छी लगती हैं तो हमारा मित्र बन जाता है। ठीक है, उसी दिन से हम कहते हैं कि भाई यही अच्छा है, इससे अच्छा मुझे कोई मित्र नहीं मिलेगा। ठीक है, वो हमारा मित्र बन जाता है। लेकिन ये क्या कह रहा है, कह रहे कि सुंदर प्रतिमा, मनभावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, यानी कोई सुंदर लड़की है चाहे लड़का है, उसे देख करके हमें अंदर की आकांक्षा जाग उठती है और मन भावनी चाल को देख करके हम उससे मित्रता करने के लिए विवश हो जाते हैं। ठीक है, करके स्वच्छंद प्रकृति ही, ये दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती है। ये तो सही स्वाभाविक सत्य बात कहा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है पर जीवन संग्राम के साथ देने वाले मित्रों में इनसे कुछ अधिक बातें होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जीवन संग्राम मतलब क्या कह रहा है, जीवन में दुख सुख कठिनाई में साथ देने वाले मित्रों के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। चलिए आइए जानते हैं। तो कह रहे हैं कि मित्र केवल उसे नहीं कहते हैं जिसकी गुणों की तो हम प्रशंसा कर सके, जिससे अपने छोटे मोटे काम तो हम निकाल लेते हैं। ठीक है, निकालते जाएं, पर भीतर ही भीतर उससे क्या करते हैं, घृणा करते रहें। मित्र सच्चे पथ पर प्रदर्शक के समान होना चाहिए। अब यहाँ तक हम लोग समझते हैं, कह रहे हैं घृणा करते हैं, यहाँ तक समझते हैं। क्या कहा, मित्र केवल उसे नहीं कहते हैं जिसकी गुणों की हम प्रशंसा करें। ये बात बिल्कुल सही कहा है। मित्र वो नहीं होना चाहिए जो आपके समक्ष आकर के आपकी गुणों का बखान करे, बहुत बढ़ा चढ़ा कर बतावे कि अरे भाई तुमसे अच्छा कोई है ये नहीं यार, और मतलब एकदम इतना बड़ाई कर दे, इतना बड़ाई कर दे कि आप उस काम को छोड़ दो या ऐसी ऐसी तैसी बड़ाई करने लगे। ठीक है, या तो उससे कोई काम हो, आपसे उसको कोई काम होगा इसलिए आपकी बार बार आपकी बड़ाई कर रहा है। ठीक है, लेकिन और बात यह है, क्या कह रहा है कि छोटे मोटे काम तो निकालते जाएं, यानी अपनी काम निकालने के लिए भी वो क्या करता है, आपकी प्रशंसा करता है और अंदर ही अंदर घृणा करता है आपसे, घृणित ईर्ष्या रखता है अपने अंदर बहुत ही नफरत करता है आपसे। लेकिन वह काम निकालने के लिए, काम निकलवाने के लिए, अपना वो काम करवाने के लिए आपसे प्रेम से बोलेगा कि अमित अमित थोड़ा ये मेरा काम कर दे भाई, तू बहुत अच्छा है यार, दीपक ये थोड़ा कर दो भाई, अभिषेक ये बात है भाई। ठीक है, वो काम निकलवाने के लिए आपकी इच्छा प्रकट करने इतने अच्छी से बात करेगा ना भाई, लगेगा कि क्या पता मिठाई खा लिए हैं हम तो। ठीक है, अब आगे देखो, अब आगे कह रहा है कि अंदर ही अंदर क्या करता है, घृणा करता है, भीतर ही भीतर क्या करता है भाई, घृणा करता है। ये तो बात सत्य है। अब देखिए आगे कह रहा है मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात, ऐसा मित्र हो जो आपको आपके आगे बढ़ने की कामना करे, आपके ये नहीं कि आगे बढ़ रहे हैं तो टांग खींचने का कामना ना करे भाई, ऐसा मित्र तो नहीं होना चाहिए। मित्र ऐसा होना चाहिए जो आपके आगे बढ़ने की कामना करे, आपकी आगे बढ़ने की बात सोचे, आपकी आगे बढ़ने के लिए बातें बतावे कि भाई ये काम करोगे तो तुम्हारा ये इस प्रकार से वृद्धि होगी, तुम्हारे आय में वृद्धि होगी, तुम्हारा समाज तुम्हें अच्छे नज़रों से देखेगा। ठीक है, तो ऐसे मित्र होने चाहिए। ठीक है, उसकी बात क्या कह रहा है, उसकी बात कहता है कि जिससे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। प्रीति पात्र यानी कोई भी बात उसे हम बता सकें,
दुख की बात हो तब, सुख की बात हो तब, बुरा हो तब या अच्छा हो तब, उसे हर एक बातें बता सके और वो अपनी बातें हमें बता सके, ऐसा मित्र होना चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। हाँ, ये भी होना चाहिए। अच्छा मित्र है ना अगर, तो उसके अंदर यह गुण होना चाहिए कि उसके अंदर किसी भी प्रकार का छल कपट मिथ्यावादी ना हो। ठीक है। और उसकी दुख सुख की सारी बातें उसे पता हो, तो वो दूसरों को शेयर न करे, उसके प्रति सत्यपूर्वक रहे। ठीक है। विश्वास पात्र बने। और जो मित्र है दोनों मित्र को विश्वास पात्र बनना चाहिए। ठीक है। और सहानुभूति आगे देखो, कह रहे कि ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। हाँ, अगर दो मित्र हैं, अगर एक का घाटा हो जाए, अगर एक को चोट हो आ जाए तो दूसरे को भी चोट का आभास हो, ऐसा मित्र होना चाहिए। अगर एक की हानि हो गई, एक की कहीं पैसे की चोरी हो गई, कहीं लूट हो गया, या कोई उसका मशीन खराब हो गया, या कोई भी ऐसा कार्य हो गया जिससे उसको हानि हो रही है, तो उसको भी उस हानि की अनुभूति हो कि अरे ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे मित्र के साथ। ठीक है। इस बात को कह रहा है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों। यह भी सही है। मित्र ऐसा नहीं होना चाहिए कि वह दोनों एक ही प्रकार के कार्य करें, एक ही काम को करते जाएं। ऐसा मित्र भी नहीं होना चाहिए। मित्र वो होना चाहिए कि वो कुछ अलग काम करे और दूसरा कोई, ये नहीं कि हमारा मित्र ये काम करने चला तो मैं भी उस कार्य को करने चलने लगूँ, तो थोड़ी इससे ईर्ष्या बढ़ जाती है। ठीक है। तो उन सब को दूर करने के लिए कह रहा है कि दोनों मित्र को अलग अलग प्रकार के कार्य करना चाहिए। अब देखिए, कह रहा है कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हो या एक ही रुचि का हो, इस प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। ठीक है। इस प्रकार की प्रकृति और क्या कह रहा है, इस प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी नहीं हो सकती है। ठीक है। अब देखिए आगे, कह रहे कि दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही, यानी दो अलग अलग प्रकार के मित्र के प्रति अलग अलग प्रकार की भावनाएं होती हैं, लेकिन दोनों मित्र एक दूसरे की भलाई की बारे में बातें सोचते हैं या करते हैं। इतनी बातें समझ में आई आपको। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। फिर कह रहा है कि लेखक ने अच्छे मित्र की क्या विशेषता बताई है। चलिए आइए लिखते हैं, और कैसे लिखते हैं इसके विषय में जानते हैं हम लोग। ठीक है। इतनी बातें सबको क्लियर है। हेलो, हेलो बंधु। आइए देखिए कैसे हम लोग लिखेंगे, इसके विषय में हम यहाँ पर दर्शा चुके हैं, यानी लिख दिए हैं पहले से ही, थोड़ा सा कि थोड़ा समय कम लगेगा हम लोग का। देखिए, अब ये हमारे जो हम लोग का गद्यांश था, उसका हमने बहुत ही अच्छे से इसी तरह से बहुत ही छोटे में ये आपको दर्शाया गया, बहुत ही छोटे संक्षिप्त रूप में लिखा गया है कि ताकि आप इसको पढ़कर जाएं पेपर में। अगर पेपर में ये फंस जाए तो आपका बन जाएगा। देखिए हमने क्या लिखा, हम सब समझा ही दिया है। जैसे शुक्ल जी कहते हैं कि सच्चा मित्र वही कहलाता है जिसकी खूबियों की तो हम क्या करें, तारीफ करें, पर ही ऐसा व्यक्ति मित्र नहीं हो सकता जिसकी हम लोग खूबियों की तो तारीफ करें लेकिन मन ही मन क्या करें, घृणा करें। वैसा मित्र, वो सच्चा मित्र नहीं होता है। सच्चा मित्र कैसा होता है? सच्चा मित्र वही होता है जो एक दूसरे की सहानुभूति रखता है। अगर मित्र की हानि हो रही है तो वो अपनी हानि समझे। ठीक है। मित्र का अगर दुख है, कहीं पे कोई रीजन से किसी चोट लग गई है, तो उसको लगे चोट, उसको आभास हो कि अरे भाई मेरे मित्र का ये हो गया वो हो गया। ठीक है। वो घबराहट से कांपने लगे हैं, ऐसा उसके अंदर बेचैनी आ जाए कि भाई मेरे मित्र का ये कैसे हो गया। ठीक है। वो सच्चा मित्र कहा जाएगा। और सच्चा मित्र ऐसा होना चाहिए जो पथ प्रदर्शन करे। जैसे यहाँ देखिए, सच्ची मित्रता
में निष्कपट प्रेम, विश्वास और भाईचारे जैसा अपनापन होना चाहिए। ठीक है, भाईचारे जैसा। ठीक है, जैसे भाई से तो हम तो घृणा करते हैं, ठीक है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, अंदर ही अंदर हमारे अंदर कोई घृणा भाव नहीं होता है। तो वैसे ही सच्चे मित्र के साथ भी होना चाहिए। करे कि मित्र हमारे जीवन की सच्चा मार्गदर्शक बने, जिस पर पूरा पूरा भरोसा किया जा सके। अगर हम लोग मान लीजिए कहीं चले भी जाएं और बोल दें कि थोड़ा घर से जाकर देख लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो देख लेना, चाहे कोई भी बात है, ठीक है, कोई इमरजेंसी आ गया तो उसको बोल दिया गया, वो जा करके अपना एकदम मित्रता निभाया, वहाँ पर जा करके सच्ची निष्ठा से पूर्ण होकर के न्याय संगत रूप से वो कार्य किया, अपनी मित्र के घर के मतलब अपने घर का वो कार्य किया। ठीक है, तो ऐसे मित्र होना चाहिए। ठीक है भाई, वैसे मित्र ना होने चाहिए, इसके विषय में मैंने बता ही दिया है। ठीक है, आइए अब आगे हम लोग जानेंगे कि इसमें और कुछ पॉइंट रह गया है, उसको अभी थोड़ा नोट कर लिया जाए कि क्या है। तो ऐसे ही आप पेपर में लिखना और कोई दूसरा फंडा नहीं अपनाना, नहीं तो बाबू आपका नंबर कट सकता है। तो इस बात पे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि दोनों में ऐसी सहानुभूति हो कि एक का दुख, ठीक है, दोनों में कैसी सहानुभूति हो, ऐसी सहानुभूति हो कि एक का दुख, अगर कहीं एक का दुख, दर्द, लाभ, हानि, तो दूसरे को भी परेशानी हो, दूसरे को भी वैसा ही लगे। ठीक है, दूसरे को भी सेम फीलिंग हो, महसूस हो। अब देखो, एक दूसरे की गलतियों को सहन करना, ठीक है, सुधारने की क्षमता भी हो। ठीक है, एक दूसरे की गलतियों को सहन करना और सुधारने की क्या हो, क्षमता भी हो। मित्रता के लिए, मतलब सच्ची मित्रता के लिए, अच्छी मित्रता के लिए जरूरी नहीं है कि दोनों एक जैसे कार्य करें, दोनों क्या करें, एक जैसे काम करें। सच्ची मित्रता के लिए यह जरूरी नहीं है कि दोनों एक जैसे काम करें, जो दोनों की राशि एक जैसी मिले, नाम भी एक जैसा हो, ठीक है, कुंडली भी एक जैसे हो, तो ये सब जरूरी नहीं है सच्चा मित्र के लिए। ठीक है, उनकी रुचियां समान हो, ऐसी नहीं है कि उसको जो अच्छा लगता है, यानी मुझे मुझे फल अच्छा लगता है खाना तो उसको भी फल अच्छा लगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो वो रुचियों के लिए भाई, मनपसंद चीज़ों के लिए तो मित्रता नहीं कहेंगे। ठीक है, मित्र वैसे वो नहीं होते हैं। मित्र कैसे होते हैं, मित्र वैसे होते हैं जो अलग स्वभाव के हों, उनका जो स्वभाव हो अलग प्रकार का हो। ठीक है, उनकी रुचि कुछ खेल कूद में हो, किसी को मूवी देखने में रुचि होती है, किसी को पढ़ने में रुचि होती है, तो उनका स्वभाव क्या हो, अलग हो, अलग प्रकृति। ठीक है, अलग प्रकृति के लोग भी क्या कर सकते हैं, लोग भी सच्चे मित्र हो सकते हैं। कैसे मित्र हो सकते हैं, सच्चे मित्र हो सकते हैं यदि उनके बीच में प्रेम, ठीक है, उनके बीच प्रेम, विश्वास और आत्मीयता हो, तो वे सच्चा मित्र हैं। प्रेम, विश्वास और आत्मीयता हो, ठीक है, आत्मा का मिलन हो, तो वे कौन से मित्र हैं, सच्चे मित्र हैं। इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे देखो। देखो, अब हमारा तीसरा उसमें क्वेश्चन था कि लेखक ने अच्छे मित्रों की क्या विशेषता बताई है। ठीक है, तो इनकी विशेषताएं निम्न प्रकार की हैं कि मित्र किस प्रकार के होते हैं, कैसे होने चाहिए मित्र, आइए जानते हैं। तो कह रहे कि अच्छा मित्र ऐसा होना चाहिए, अच्छा मित्र ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति को क्या करे, सच्चे पथ पर, सच्चे पथ प्रदर्शक की भांति सही दिशा में, ठीक है, सही मार्ग पर चलने के लिए बार बार प्रेरित करे। ठीक है, चलने के लिए क्या करे, प्रेरित करे। ठीक है, ये पहला हुआ। दूसरा है, अच्छा मित्र वह होता है जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम प्रेम करते हैं, वो क्या है, सच्चा मित्र है। अच्छा मित्र वो कहलाता है
जो हितकारी होता है। अच्छा मित्र वो है जो हितकारी हो, उस अपने मित्र की भलाई के बारे में सोचे, वो अच्छा मित्र होता है, सच्चा मित्र होता है। ठीक है, जो हमारे क्या करे, बुराइयों को, दुर्गुणों को पहचान कर उसको मुक्त दिलाता है, उसे नष्ट करता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तीसरा बिंदु कह रहा है कि अच्छे मित्र में अपने मित्र के प्रति क्या करनी चाहिए, सच्ची भावना, सच्ची सहानुभूति होती है। ठीक है, एक अच्छे मित्र में अपने मित्र के प्रति सच्ची सहानुभूति होती है। और अच्छा मित्र कभी भी, अच्छा मित्र या सच्चा मित्र विश्वसनीय होता है। ठीक है, अच्छा मित्र कहें या सच्चा मित्र कहें, वो क्या होते हैं, वह विश्वसनीय होते हैं, विश्वास पात्र होते हैं। तो इतनी बात क्लियर है, इतनी बात सबको समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं, आगे जानते हैं। आइए बच्चों देखते हैं दूसरा गद्यांश में क्या कह रहा है। दूसरा पॉइंट में गद्यांश में कह रहे हैं कि बहुत से लोग तो इसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते हैं। ठीक है, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहाँ वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता है। ठीक है, कोई व्यक्ति है, ठीक है, कह रहे कि वहाँ वह बुरे लोगों की क्या कर रहा है, संगति में पड़ता है, जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होती है। क्या होती है, बाधक होती है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहे कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिसके घड़ी भर साथ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मतलब अनेक लोगों की बात कर रहा है, जिसके घड़ी भर साथ रहने से, घड़ी भर मतलब क्या समझे, घड़ी यानी थोड़ा, थोड़े समय के लिए रहे, 1-2 मिनट के लिए रहे, तो जो आपकी बुद्धि है, जो अच्छा सोच रहे हैं आप, वह नष्ट हो जाएगी। कोई उन्नति करने के लिए बात सोच रहे हैं, विकास करने के लिए बात सोच रहे हैं, अगर उस व्यक्ति के साथ थोड़े समय के लिए भी आप रहे तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। वही बात कह रहा है। अब आगे देखो, करेगी क्योंकि उनके बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं, जो अभद्र लोग होते हैं, जो दुराचारी होते हैं, जो कहे तो मूढ़ होते हैं, ठीक है, मूर्ख होते हैं, उनके साथ रहेंगे ना तो ऐसे ऐसे मूर्ख भरी बातें करेंगे। ठीक है, जो कानों कानों न पढ़ने चाहिए, यानी कानों तक उसे जाना भी नहीं चाहिए, ऐसी ऐसी बातें करेंगे। ठीक है, चित्त, चित्त का मतलब होता है मन। ठीक है, चित्त का मतलब होता है भाई मन। तो कह रहे कि मन पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं, क्या पड़ते हैं, प्रभाव पड़ते हैं, जिनसे हमारा मन जो होता है ना, उसकी पवित्रता नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है, जिसकी पवित्रता क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, नाश हो जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ से चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता नाश हो जाती है। अब देखिए ये बात बहुत समझने योग्य है कि कोई ऐसे व्यक्ति के साथ आप रह रहे हैं जो थोड़े ही समय के लिए आप उसके साथ हैं, लेकिन आपकी जो अच्छी अच्छी बातें सोचे हैं, कुछ करने के लिए सोचे हैं, वह थोड़े समय में ही आप उसको नष्ट कर देगा। ऐसी ऐसी आपके साथ बातें करेगा कि कहेगा कि ये ऐसे ये कार्य करना चाहते हैं आप, बे मैं ये करके देख लिया हूँ, ये अच्छा है ही नहीं। तो उसकी बातों पर थोड़ा ध्यान, उसके पास ही नहीं रहना भाई, हट जाना है वहाँ से। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि बुराई अटल, कह रहा है कि बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। हाँ, कोई बुरी बात होती है ना भाई, कोई किसी की बुराई करता है या कोई किसी की कहीं पे कोई बुरी बात होती है, खराब बातें चलती हैं, तो वहाँ मन लग जाता है, वहाँ आदमी एकदम शांत पूर्वक सुनता है। ठीक है, आप यूट्यूब पर बहुत बार देखे होंगे, कोई एक कॉमेडियन करके आता है,
वो मनी मेराज टाइप का, ठीक है। तो वो बहुत ही भद्दी भद्दी उस वीडियो में गालियों की प्रस्तुति होती है और लोग बड़े ही चॉइस के साथ उसे देखते हैं। लेकिन वहीं पर जो अच्छे अच्छे टीचर हैं, जो अच्छे अच्छे युवक हैं, संत हैं, महात्मा हैं, उनकी बातें कोई नहीं सुनता है। जो अच्छे अच्छे राज्य सेवक हैं, उनकी बातें कोई नहीं सुनता है। तो वही कह रहा है कि गंदी गंदी बातों को धारण करके क्या करती है, बैठ जाती है। कह रही कि बुरी बातें हमारी धारणा में बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती है भाई, बहुत दिनों तक। ये तो बहुत अच्छी बात कहा है। बुरी बातें हमें लंबे समय तक याद रहती है, ठीक है, और उसे हम भूलते ही नहीं हैं। लेकिन अच्छी बातें दो चार कर दी जाए तो वो हम तुरंत भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस पे ध्यान से सुनते हैं। जब कहीं भी बुरी बातें होती है या कहीं पे अभद्र गाना बज जाए, कोई भी भोजपुरी सिंगरों का गाना अगर कहीं भी बज जाए तो एकदम बड़ी ध्यान से उसको सुनते हैं, तब हमें समझ में आती है। और उसी तरह से ध्यान से अगर कोई अच्छी बातें भी सुन ले, अच्छे से पढ़ाई ही कर ले, तो कुछ ना कुछ कामयाब बन सकता है। देखो, अब देखो कह रहा है कि इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं। ये तो सही बात है, लोग जानते हैं। सभी, हम हैं, आप हैं, सभी लोग जानते हैं कि ये बुरा है, लेकिन हम लोग उसको उसको हम लोग छोड़ते नहीं हैं। वहाँ पे हम लोग वही कार्य करना आरंभ कर देते हैं। देखो, अब आगे कह रहा है कि भद्दे व फूहड़ गीत, अभी हमने गीत की चर्चा की। फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ती है, मतलब इतने जल्दी से भाई सुनते, अभी कोई भी गाना गा दे भोजपुरी का, ठीक है, तो वो दिमाग में बैठ जाएगी। चाहे कोई हिंदी का ही गाना गा दे, कोई फुहड़ सा गाना हो, अगर गा दे तो वो दिमाग में क्या बैठ जाती है, ठीक है भाई। कह रहे कि उतनी जल्दी कोई भी गंभीर या अच्छी बात नहीं होगी जो भविष्य के लिए हमारे अच्छा योगदान देने वाली बातें हो, तो वो बातें नहीं बैठती हैं, ऐसी बातें बैठ जाती हैं। अब देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो पहले हमने जो गद्यांश का संदर्भ लिखा है वही सेम टू सेम इसी में रहना है, तो इसका संदर्भ लिखने की अभी यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। अब आती है बात दूसरी, गद्यांश को रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो गद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या लेखक लिखेंगे, व्याख्या में ऐसे लिख सकते हैं, आप इसको खुद से कर सकते हैं। हमको ये नहीं कि हम लिख करके सारे चीज़ को देते जाएं, तो भैया आप लोग करोगे क्या, ये भी तो बात है। तो लिखोगे क्या, लेखक कहते हैं कि इतनी बातें, या शुक्ल जी का मानना है कि, ठीक है, ऐसे करके उसके बाद से आपको जो धारणा समझ में आती है इस गद्यांश से, उसको आपको लिख देना है, ठीक है। अगर नहीं लिख पाते हो तो फिर भी कोई बात नहीं, हम लिखने के लिए है ही हैं भाई, लिख ही देंगे, कोई बात है नहीं। हम लोग क्लास में एक एक पॉइंट, एक एक बिंदु पे चर्चा होगी भाई। तो इतनी बातें आप समझ गए होंगे, ये उतना कोई खास नहीं था, आप लोग भी समझ गए होंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है, और इसको लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, ये जानते हैं बच्चों, ठीक है। हम लोग जानेंगे आगे। कह रहा है, यहाँ से कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या में कि शुक्ल जी कहते हैं कि समाज, ठीक है, समाज ऐसे कई लोग मिलते हैं, यानी समाज में ऐसे कई लोग, ठीक है, समाज में ऐसे कई लोग मिलते हैं जिनके थोड़े समय ही उनके संग हमारी बुद्धि को नष्ट करने के लिए काफ़ी है। अगर थोड़े समय ही हम उनके साथ रह लेते हैं तो हमारा बुद्धि नष्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, समाप्त हो जाएगी, ठीक है। कह रहे कि इसका कारण यह है कि, इसका कारण भी बता रहा है कि अच्छी बातों का असर धीरे धीरे करके होता है। बहुत ही अच्छी बात कहा है। कह रहा है कि अच्छी बातों का असर जो होता है ना भाई, बहुत धीरे धीरे होता है, ठीक है। लेकिन वहीं पे कोई बुरी बात कह दे, किसी को गाली दे दे, ठीक है, किसी को बुरा भला कह दे, तो तुरंत माइंड में कहते अरे ओ फलाना ने फलाने को इस तरह से कहा, ठीक है, फलाने ने फलाने को इस तरह से कहा, ठीक है। कह रहे कि बहुत प्रभाव होता है, कह रहे कि मन पर तुरंत असर डालता है भाई,
तुरंत याद आ जाता है, अरे भाई इसने उसको ऐसे कहा था, ऐसे उसने उसको गाली दिया था। ठीक है, अब देखिए आगे कह रही कि लंबे समय तक बात टिक जाती है, मतलब लंबे समय तक टिक भी जाता है। ये भी सही कह रहा है, लंबे समय से याद रहता है कि उसने उसको गाली दिया था, उसने उसको मारा था, उसने उसको ऐसे पटका था। मतलब बुरी चीज़ें हमें बहुत जल्दी याद रहती है और बहुत लंबे समय तक याद रहती है। लेकिन वही चीज़ें कोई कह दे, कोई वही पूछ दे कि अच्छा बताओ कि महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था, फट से एकदम अरे भाई कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, कैसे, एकदम गायब हो गए। लेकिन वहीं पे अभी कह दो कि थोड़ा पवन सिंह का कोई गाना सुना दो तो एकदम माइंड में आ जाएगा, अरे भाई उनका तो गाना ही गाना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम हमारे लिए जो चीज़ काम लायक है ना, हम उसको अध्ययन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं है उसी में लगे पड़े हैं। देखो आगे कह रहे कि कुछ लोग कह रहा है कि कुछ लोग कम समय में इतनी गंदी और अशोभनीय बातें कह देते हैं, कम समय में, थोड़ा समय में बहुत बड़ी बातें कह देते हैं और बहुत खराब, मतलब गंदी अभद्र बातें कहते हैं। ठीक है, उन्हें उस बात को कतई नहीं कहना चाहिए, कहीं भी नहीं कहना चाहिए और कभी भी नहीं कहना चाहिए। ठीक है, इतनी बात आ रही है समझ में। जो सुनने लायक ना हो, भाई सुनने लायक ही कौन होता है भाई, कोई भी गाली क्या सुनने लायक होता है? किसी को गाली दे दोगे तो वो सुन लेगा, सुनकर पटा जाएगा। हाँ, कमजोर होगा तो मन ही मन कुछ कहेगा, लेकिन सामने कुछ नहीं कहेगा। लेकिन वहीं पे अगर कोई तेज तड़क रहेगा तो भैया दो तीन फाइट दे करके कहेगा कि जाओ तुम घर जाओ, विदाई कर देगा, बुबुन बुन फोड़ फोड़ उड़ देगा। देखिए कह रहे कि उनकी ऐसी बातें, ठीक है, उनकी ऐसी बात न तो हमारे समझ को प्रभावित करती है, बल्कि हमारे समझ को ही केवल प्रभावित नहीं करती है, बल्कि हमारे मन की पवित्रता को भैया नष्ट कर देती है। एकदम पवित्रता है ना मन के अंदर कि हम कोई भी बुरा कार्य नहीं करेंगे, उस चीज़ को भी नष्ट कर देती है। ऐसी ये अभद्र बातें होती हैं। और जानो कह रहा है कि भीतर बुरे विचारों का अंकुरण होने लगता है भैया, एकदम बीज पनपने लगता है, अब फसल तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो बुरी चीज़ें हमें बहुत जल्दी और लंबे समय तक याद रहती है। ठीक है, तो हमको क्या करना चाहिए, हमको बचना चाहिए और ऐसे लोगों के साथ रहने से बचना चाहिए जिनका आचरण सही नहीं है, व्यवहार सही नहीं है। ठीक है, बात करने का लहजा सही नहीं है। अब कोई बोल दे, गांव में कैसे किसी कोई बोलता है, अरे इधर करो, ए हिने आओ रे हिने आओ, ऐसे करके बोलता है ना भाई। तो अगर कोई वहाँ पे बढ़िया व्यक्ति रहेगा सम्मानित, तो सोचेगा अरे यार कैसे बात कर रहा है। ठीक है, वहाँ पर नहीं टिकेगा। तो उन्हीं व्यक्ति के साथ रहिए जो कि अच्छी बातें करे, ये नहीं कि एकदम आलतू फालतू की बातें करे और गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियाँ दे। तो ऐसे व्यक्ति के साथ हमें नहीं रहना चाहिए। देखिए आगे क्या कह रहा है कि यहाँ इस शब्द का ये ग वाला, हम लोग ख वाला ये रेखांकित अंश की, मतलब जो नीचे रेखा दिया है ना उसी की व्याख्या करना था हमें। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दर्शा दिया, बता दिया कि क्या है भैया। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही है ना, इतनी बातें समझ में आ रही है। चलिए अब देखें, कह रहे हैं कि यहाँ इसे शब्द का आशय आशय उस घटना से है, कौन सी घटना, उस घटना से है जब इंग्लैंड के एक विद्वान युवा अवस्था में राज दरबार में, कौन से दरबार भैया, राज दरबार में स्थान नहीं मिलता था, तो स्वयं उस विद्वान ने कभी भी अपना दुर्भाग्य नहीं माना। नहीं, अच्छा मान लो गए कहीं पे, आप बड़ी सम्मानित व्यक्ति हैं, अगर आपको बैठने की जगह नहीं मिली, खड़े हुए, तो उसमें बुरा क्या मानना भाई, खड़े हैं भाई ना, खड़े तो है ना, उसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। उस व्यक्ति को बुरा नहीं लगा, जो व्यक्ति को वहाँ पर स्थान नहीं मिला बैठने के लिए, लेकिन वहाँ के आसपास के लोगों का बहुत ही बुरा लगा और कहा कि इसका दुर्भाग्य है, कह रहे कि इस बात को उसका दुर्भाग्य समझते हैं लोग। अन्य लोग क्या करते हैं, लेकिन अन्य लोग क्या करते हैं भैया, उसका दुर्भाग्य समझते हैं। दुर्भाग्य तो ये है भाई, दुर्भाग्य तो ये कही जाएगी कि आप अच्छी चीज़ों को ग्रहण न करके क्या करते हैं भैया, बुरी चीज़ों को हम लोग ग्रहण कर लेते हैं।
ये हमारा दुर्भाग्य कहा जाना चाहिए कि अच्छाई को नहीं पकड़ रहे हैं, अच्छाई का ध्यान नहीं कर रहे हैं और बुरी चीज़ों का ध्यान कर रहे हैं, बुरे लोगों के साथ रह रहे हैं। ये है ना? चलिए, अब इतनी बातें हम लोग का 2 गद्यांश कंप्लीट रहा। अब आइए 2 गद्यांश के मतलब 2 पंक्तियाँ या कहें तो गद्यांश ही कहें, 2 तो हम लोग पढ़ लिए। अब तीसरी पॉइंट एक जो बहुत बार पूछी जाती है उसको भी देख लो, आपकी किताब से ही संबंधित है, ठीक है? अभी उसको मैं नोट कराऊँगा। आइए देखते हैं बंधु, तीसरा गद्यांश है। ये कह रहा है गद्यांश में कि हम लोग ऐसे समय में प्रवेश करके अपना कार्य करना आरंभ करते हैं, यानी जब हम बाल्यावस्था से जब हम लोग किशोरावस्था में आते हैं, यानी जब हम किशोरावस्था से युवावस्था में जब हम आते हैं, ठीक है, तब हमारे पास ऐसे ऐसे कार्य आते हैं और उस समय ऐसी ऐसी चुनौतियां भी आई रहती हैं जो हम लोग उचित और अनुचित का पहचान नहीं कर पाते हैं। कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें उचित और अनुचित का समझ नहीं होता है, ठीक है। और कह रहा है कि जबकि हमारा चित्त यानी हमारा मन कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है, ठीक है, हर तरह के संस्कार ग्रहण करने के योग्य रहता है और हमारे भाव अपरिमार्जित होते हैं, यानी करने योग्य नहीं हो पाते हैं, ठीक है भाई। फिर कह रहे हैं कि हमारी प्रवृत्ति, ठीक है, हमारी प्रवृत्ति जो होती है यानी बात करने की जो शैली होती है अपरिपक्व होती है, यानी हम किसी भी बात को किसी भी कार्य को पूर्णतः ढंग से नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि उन व्यक्तियों की बातों का अनुसरण करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए या उनके पीछे चलना चाहिए, ठीक है, जो हमसे हमसे बहुत लंबे समय के हों, मतलब बड़े हों, ठीक है, हमसे उम्र में बहुत बड़े हों, ठीक है, लहजा में बात करने की शैलियों में हमसे क्या हो, अग्रसर हों, उच्च हों, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। ये बात तो सही है, कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान कहने का मतलब है लेखक का कि हम अभी क्या हो रहे हैं, बाल्यावस्था से किशोरावस्था से क्या हो रहे हैं, युवा अवस्था में आ रहे हैं, ठीक है भाई। तो उसमें क्या होता है कि माइंड सब बातें हम लोग को नहीं पता होती है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, और धीरे धीरे करके स्टेप वाइज कभी उचित कार्य करते हैं तो कभी अनुचित भी कार्य करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि उचित ही कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो उस समय इसलिए कहा है कि हम लोग एक मिट्टी के मूर्ति के समान हैं, ठीक है, समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे। देखिए यहाँ समझिए, कह रहा है कि जिसे जो जिस रूप का चाहे, जिस रूप का चाहे उस व्यक्ति को जिस तरह से घुमाना चाहे वो घुमा सकता है, जिस तरह से उसको कार्य कराना चाहे वो कर सकता है, ठीक है। बड़े बड़े कंपनियों में देखे होंगे, बड़े बड़े विद्यालयों में देखे होंगे कि जो उनसे अच्छे लेवल के जो टीचर होते हैं, जो अध्यापक होते हैं, वो उनको घुमाने लगते हैं, ठीक है भाई। तो अब ये देखो क्या कह रहा है कि चाहे राक्षस बनावे, ठीक है, यानी अयोग्य बनावे, चाहे वह व्यक्ति उसे अयोग्य बनावे, देवता यानी चाहे उसे योग्य बनावे, ठीक है। कहने का मतलब है कि चाहे उस व्यक्ति को अयोग्य बनावे, चाहे वो योग्य बनाए, ठीक है, ऐसे लोगों का साथ करना, ठीक है, क्या करना भाई, साथ करना हमारे लिए बुरा होता है, बुरा है। जो हमसे अधिक जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, ठीक है, जो हमसे अधिक क्या है, मजबूत है, ज्ञान के क्षेत्र में बात करने की शैली में, भाषा में, ठीक है, हर प्रकार से वो क्या है, दृढ़ है, मजबूत है, ठीक है भाई। कह रहे हैं कि क्योंकि हमें उनकी हर बात, ठीक है, क्योंकि हमें उनकी कौन सी बात, हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। जब हम उस विषय में नहीं जानेंगे, जब उसके विषय में हम जानते ही नहीं हैं कि वो चीज़ है क्या, तो कुछ वो चाना को कहेगा कि वो व्यक्ति कहेगा कि ये चाना नहीं, ये मटर है, तो हमें नहीं जानते उसके विषय में, तो कहना पड़ेगा कि भैया ये मटर है, चलो भाई ठीक है मटर है,
ठीक है, आसानी से कैसे भी करके मान लेते हैं, ठीक है, मान लेनी पड़ती है। फिर क्या कह रहा है कि पर ऐसे लोगों का साथ देना भी बुरा है। ऐसे लोगों का साथ देना भी बुरा है, सही है। मान लो कोई देश का गद्दार है और ये कह रहा है कि ऐसे कार्य करो, देश में आकर ही कुछ ऐसे अहितकारी कार्य करो कि जो देश के लोगों के प्रति क्या हो, देश की हानि हो, ठीक है। तो वो क्या है भाई, तो वैसे लोगों का भी बात मानना क्या है, गलत है। कह रहे कि जो हमारी जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, जो हमारी ही बात को क्या करते हैं, ऊपर रखते हैं कि तुमने ऐसे कार्य नहीं किया, हमने तुम्हें ऐसे कहा था करने के लिए, ठीक है, हर बात में आपको बोलेंगे, धिक्कारेंगे, ठीक है। तो वही बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है, ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है, ठीक है। कोई ऐसा हमारे लिए व्यक्ति नहीं होता है जो सहायक होता है। जो 11वीं या 12वीं का छात्र होंगे, जो 12वीं पास करके जैसे निकलेंगे, तो उनके लिए अनेक प्रकार के क्षेत्र है। जैसे मान लीजिए ये बिंदु है, ठीक है, ये बिंदु है, ठीक है। इधर डॉक्टर के क्षेत्र में जाने की, इधर पुलिस, इधर दरोगा, इधर पीसीएस, इधर आईएएस, सीसीएस, सीजीएल, ये अनेक प्रकार के जॉब हैं। तो हमारा माइंड एक संगठित रह ही नहीं पाता है भाई। और इसी में और भी प्रकार के जो अभद्र कार्य है उस संगति में भी है, ठीक है भाई, जा सकता है वो। तो ये सोच नहीं समझ नहीं पाते हम लोग कि किस क्षेत्र में जाना है, ठीक है। और वहीं पे जो कुछ अच्छे लोग होते हैं, अच्छी संगति पा जाते हैं, तो उनको पता चल हो जाता है कि मुझे किस क्षेत्र में जाना है और उस क्षेत्र के लिए कार्य करने लगते हैं, मेहनत करने लगते हैं और वो इस क्षेत्र को प्राप्त कर लेते हैं। तो इतनी बातें समझ में या आई आपको। अब देखो मैं एक नीचे वाला पॉइंट बता दे रहा हूँ, ये व्याख्या आपको खुद से करना है, संदर्भ भी खुद से लिखना है, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। अब देखो कह रहा है कि लेखक के अनुसार हमें किन लोगों की संगति में नहीं रहना चाहिए, कैसे लोगों की संगति में नहीं रहना चाहिए, तो इसमें लिखेंगे कि शुक्ल जी कहते हैं, अर्थात लेखक कहते हैं कि, ठीक है, लेखक कहते हैं कि हमें ऐसे लोगों का साथ नहीं देना चाहिए, हमें ऐसे लोगों का साथ नहीं देना चाहिए जो हमारे साथ बुरा बर्ताव करें। हमें ऐसे लोगों के साथ नहीं देना चाहिए जो हमारी साथ क्या करें, बुरा व्यवहार करें और जो हमारी ही बात के ऊपर रखे, जो हमारी ही बातों को इग्नोर करें। ऐसे कहें, हमारी ही बातों को इग्नोर करें, हमारी ही बातों को तोड़ मरोड़ करके कहे, ठीक है, ठीक है। ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, कह रहे, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना ही कोई सहारा रहता है। यही कवि का कथन है, ठीक है भाई। और ये बातें आपको बहुत ही अच्छे से हमने समझा दिया, आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। आइए अब अगले व्याख्या को हम लोग जानते हैं, समझते हैं, ठीक है। अगली गद्यांश को हम लोग पढ़ते हैं। आइए बच्चों, जानते हैं यह गद्यांश कहने देखने के लिए भैया संक्षिप्त में है। वही है कि देखन में छोट लगे घाव करे गंभीर। और ये सबसे ज्यादा बार इस गद्यांश से पूछा जाता है, ये गद्यांश अत्यधिक बार आया है। चलिए ये देखते हैं क्या कह रहा है। पहले कह रहा है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग मतलब समझते हैं, अच्छी संगति का ना होना, अच्छी संगति का ना होना। कुसंग का ज्वर क्या कह रहा है, ज्वर यानी बुखार की बात कर रहा है भैया, बुखार के समान होता है। यह केवल यह केवल नीति और सद्वती का ही नहीं नाश करता है, का ही सद्वती यानी सन्मति का नाश नहीं करता है, बल्कि क्या करता है, संपूर्ण बुद्धि को भी क्या कर देता है, क्षय मतलब होता है नष्ट कर देना, ठीक है भाई, नष्ट कर देता है। किसी भी युवा पुरुष की संगति बुरी होगी तो उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी, ठीक है, बद्धी
चक्की के समान होगी। ठीक है भाई, जो उसे दिन प्रतिदिन क्या करेगी, अवनति के गड्ढे में, अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, यानी बुरे कार्य के में गिराते जाएगी। वह जितना कहेगा उतना वो करता जाएगा। ठीक है, करे कि यदि अच्छी होगी तो सहारा होगी, वो उसका विकास होगा। ठीक है भाई, अच्छी होगी तो क्या होगा, सहारा होगा। ठीक है, अच्छी सहारा होगी तो सहारा देने वाली बाहु यानी होता है बाजू। ठीक है भाई, ये बाजू है ना 2.5 किलो वाला हाथ तो ये बाजू क्या है, बाजू के समान होगी। ठीक है भाई, उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। ठीक है भाई, अच्छी संगति होगी तो उसे निरंतर क्या करेगी, उन्नति की ओर आगे उठाती जाएगी। अब देखिए इसको, इसमें क्या क्या पूछा है, संदर्भ पूछा है, रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा है। अब देखिए क्या कह रहा है कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है, फिर कह रहा है अच्छी संगति के लाभों का वर्णन कीजिए। अच्छी संगति, अभी यहीं पे देख लो भैया, अच्छी संगति है। पर फिर कह रहे हैं कुसंग का क्या प्रभाव होता है, प्रभाव पूछ रहा है कुसंग का, यानी झगड़ा लड़ाई करने वाला व्यक्ति का। ठीक है भाई, कुसंग का क्या प्रभाव होता है, पैरों में चक्की पद्धा के समान हो जाता है भैया। कह रहे कि सुदृढ़, यानी बाहु का क्या अर्थ है, बाहु यानी भुजा। ठीक है भाई, अब देखो बाहु यानी ये भुजा की बात कर रहा है। फिर कह रहा है कि कुसंग की तुलना किससे की गई है, कुसंग की तुलना भैया ज्वर से की गई है। ज्वर यानी बुखार, कुसंग की तुलना किससे की गई है, ज्वर से की गई है। ठीक है भाई, अब देखो फिर कह रहा है उपर्युक्त गद्यांश में सतसंगति की विशेषताएं बताई गई है, यानी बताइए। ठीक है, सॉरी यहाँ पे बताइए हो जाएगा, बताइए ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, बताइए, तो भैया अब बताना है। तो चलो आइए इसकी हम लोग करते हैं, क्योंकि ये बार पेपर में पूछा गया है तो इसको थोड़ा अच्छे से इसका व्याख्या करके देखते हैं कि इसकी व्याख्या क्या है और कैसे है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। देखिए बच्चों, ये आपकी रेखांकित अंश की व्याख्या देखिए आप लोग कैसे है। कह रहा है कि शुक्ल जी कहते हैं कि मानव जीवन पर सबसे गहरा प्रभाव संगति का पड़ता है। ठीक है, अभी हमने इसके विषय में पूरा दे दिया है, कैसे लिखना है वो लिखा है हमने। कह रहे कि बुरे लोगों का साथ क्या होता है, घातक बुखार की तरह होता है, क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। ठीक है भाई, उसके बाद कह रहा है जैसे भयंकर ज्वर पूरे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, जैसे भयंकर ज्वर शरीर की सारी शक्तियों को क्षीण कर देता है, सारी शक्तियों को नष्ट कर देता है, स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है, और कभी कभी जीवन भी ले लेता है, यानी मृत्यु कर देता है भाई, मृत्यु प्रदान कर देता है। वैसी ही बुरी संगति होती है, वैसी ही बुरी संगति, यहाँ पर देखेंगे ऐसी ही बुरी संगति। ठीक है, मनुष्य की बुद्धि, विवेक, नैतिकता और सभी अच्छे गुणों को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है, सभी अच्छे गुणों को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। युवा अवस्था से, यानी जब किशोरावस्था से युवा अवस्था की जीवन की महत्वपूर्ण अवस्था वह होती है यदि इस समय कोई बुरी संगति में पड़ जाए तो क्या होगा, तो वही होगा कि उसकी उन्नति और प्रगति दोनों रुक जाएगी, आगे ही विकास ही नहीं करेगा। और यह वैसा ही है जैसे किसी व्यक्ति के पैर में
जिससे किसी व्यक्ति के पैर में भारी पत्थर बांध दिया गया हो। भारी पत्थर बंध जाने से उसके आगे बढ़ना क्या हो जाता है, असंभव हो जाए। ठीक है, ठीक उसी प्रकार है कुसंगति मनुष्य को, कह रहे कि कुसंगति मनुष्य को आगे बढ़ने से क्या करती है, रोकती है। ठीक है, और उससे उसका क्या हो जाता है, पतन अर्थात कहें तो विनाश की ओर धकेल देता है, अर्थात उसका विनाश हो जाता है। यही था हम लोग का। अब आगे हम लोग जानेंगे, ख तो हम लोग जान गए, अब हम लोग जानेंगे ग के विषय में। हेलो बच्चों, आइए देखते हैं आगे। आगे एक पॉइंट है, कह रहा है कि युवा पुरुष यदि बुरी संगति में पड़ जाए। कौन से पुरुष, युवा पुरुष की बात कर रहा है, और कह रहा है कि बुरी संगति करता है तो विकास की अपेक्षा उसका विनाश हो जाता है। क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है, विनाश होना तय है। ठीक है, ये भी कह सकते हैं। यदि वह अच्छी संगति करेगा तो क्या पाएगा, उन्नति के पथ पर अग्रसर हो जाएगा या आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, आगे देखिए घ नंबर, कह रहे कि अच्छी संगति मनुष्य के जीवन के लिए लाभदायक होती है। कैसी संगति, अच्छी संगति। अच्छी संगति मनुष्य के जीवन के लिए क्या होती है, लाभदायक होती है। ठीक है भाई, अच्छी संगति जीवन के लिए क्या होती है, लाभदायक होती है। आगे देखो, कह रहे कि यदि व्यक्ति का पतन से, यदि व्यक्ति के को पतन से क्या करती है, बचाती है, और उसके भीतर मानवीय गुणों का क्या करती है, विकास करती है। इसके प्रभाव से व्यक्ति को समाज में क्या मिलती है, प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त होती है। ठीक है भाई, इतनी बातें समझ में आई। आगे देखिए, कह रहे कि वास्तव में अच्छी संगति जीवन की रक्षा करने वाली औषधि के समान है। क्या है, औषधि के समान है, जो व्यक्ति की बुराइयों से क्या होती है, दूर रखकर सही मार्ग पर आगे बढ़ाती है। ठीक है, आगे देखो, कह रहे कि कुसंगति के व्यक्ति के जीवन पर क्या होता है, अत्यंत बुरा प्रभाव पड़ता है। यह उससे पतन की ओर क्या करती है, धकेल देती है, और उसका सदाचार क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। उसका सदाचार क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, जिससे वह बुरे कार्यों में लिप्त होने लगता है। बुरे कार्यों में क्या हो जाता है, होने लगता है, लिप्त होने लगता है। और कुसंगति के कारण उसकी बुद्धि जो है, विवेक जो है, क्या होता है भैया, नष्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, कह रहे हैं कि परिणाम स्वरूप वह सही गलत का भेद नहीं कर पाता है कि ये सही है या गलत है। क्या नहीं करने में, भेद करने में असमर्थ हो जाता है। सही गलत का भेद करने में क्या हो जाता है, असमर्थ हो जाता है। किस कारणवश, तो कुसंगति यानी बुरे लोगों के साथ रहने पर उसकी ऐसी दशा हो जाती है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। आइए जानते हैं 4 नंबर, कह रहे हैं कि यहाँ सुदृढ़ का मतलब होता है मजबूत। ठीक है भाई, कह रहे सुदृढ़ का अर्थ मजबूत। ठीक है, यानी सुदृढ़ का अर्थ क्या है, तो सहारा देने वाला। ठीक है भाई, सहारा देने वाला। मजबूत भुजा से मनुष्य को क्या होती है, अवनति के गहरे में गिरने से बचाती है। ठीक है, यानी बुराई से बचाती है और उसे सहारा देती है। ठीक है भाई, दूसरा क्या है, करे गद्यांश में कुसंग की
तुलना किससे की गई, यही प्रश्न किया है। तो इसमें एक घातक ज्वर से अर्थात बुखार से की गई है, जो मनुष्य के स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है। स्वास्थ्य को क्या कर देता है भाई, नष्ट कर देता है। अगला देखो, उपर्युक्त गद्यांश में सत्संगति की विशेषता बनाई गई है, ठीक है, कि वह मनुष्य को सहारा देने वाली एक मजबूत भुजा के समान होती है, एक मजबूत भुजा के समान होती है, जो मनुष्य के पतनोमुखी यानी पतन नहीं होने देता है, नष्ट नहीं होने देता है, ठीक है। वह उसे क्या करता है, निरंतर उन्नति के पथ पर ले जाने का कार्य करता है, ठीक है भाई। तो इतनी बातें आप लोग समझे, ठीक है। आज अब हमारा जो मित्रता चैप्टर रहा वह संपूर्ण हुआ, ठीक है भाई। इसमें एक दो पंक्तियां हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। जो महत्वपूर्ण जो पंक्तियां थी हमने बता दिया। हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय के बारे में भी बता दिया कि हमें किस प्रकार से लिखना है और कैसे लिखना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती। और आप लोग इसी तरह से जुड़ते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगली सुबह आप लोगों के साथ, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई है, चलिए अच्छा।